हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स विल पर। कल हम लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेशियो का बिल्कुल बेसिक, जिसमें कि आपको ने ये समझा था कि अगर आपके पास कैसा भी अनुपात आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो 2 से 3 में लाना हो, चाहे वो आपके फ्रैक्शंस में हो या कुछ भी। लेकिन आपको अब सब कुछ समझ में आ चुका है, आप अनुपात की बेसिक नॉलेज से बिल्कुल अच्छे से वाकिफ हैं। तो आज हम चलेंगे अपने टाइप्स ऑफ रेशियो यानी कि अनुपात के प्रकार और सम अनुपात के बारे में जानेंगे। ये आज जो हम करेंगे ये आपके लिए नया है कुछ, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, इसके ऐसे क्वेश्चंस जो आज के टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। क्यों रहती है यार, ध्यान से समझो। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, या तो आपको आते हैं या आपको नहीं आते हैं। मतलब अगर आपने पढ़े हैं तो आपको एक ही बारी में पता है कैसे सॉल्व होंगे, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप कोई तुक्का मार के नहीं आ सकते। ठीक है, एक बात। तो चलते हैं फिर अपने पहले टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ रेशियो यानी कि अनुपात के प्रकार। ध्यान से समझिए, आपके अनुपात के प्रकार क्या होते हैं। पहला होता है आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गाकार अनुपात, वर्गानुपात। ठीक है, पहला होता है आपका डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गानुपात। अब जैसा कि हिंदी वाले बच्चों को तो नाम से क्लियर हो गया, वर्ग निकालना है यानी कि स्क्वायर करना है। डुप्लीकेट में अगर इंग्लिश वाले बच्चों की बात करूं तो डुप्लीकेट किस लिए होता है, 2। तो डुप्लीकेट में कहीं ना कहीं आप 2 की झलक आती है, तो यहां पे आप इतना समझ लीजिए स्क्वायर करना है। तो अगर आपको मैं कहूं कि आपके पास A/B क्या है, 4:9 है, और इसका आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा इसका, इस रेशियो का स्क्वायर। इसका वर्गानुपात क्या होगा, इस रेशियो का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर होगा 16 और 81, 16:81, 16:81। ये होगा आपका डुप्लीकेट रेशियो। समझ में आया। और अब इसके अंदर अब आ जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। यानी कि मूलानुपात। भाई हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो एक आधा कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करना, थोड़ी सी दिक्कत है। अब मैं उसको मानती भी हूँ, अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करती हूँ, पर कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है, तो कंसेप्ट समझ लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां आपकी कोई स्पेलिंग एरर्स चेक नहीं करेगा। तो बात करते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो की। सब डुप्लीकेट रेशियो का क्या मतलब है, फिर से वही बात, हिंदी वाले बच्चे तो बहुत प्यार से समझ गए, वर्गमूल निकालना है यानी कि स्क्वायर रूट करना है हमें इस बार। डुप्लीकेट में क्या करना था, स्क्वायर, और सब डुप्लीकेट में क्या करना है, स्क्वायर रूट। यानी कि अगर आपको A/B 4:9 गिवन है, तो आपका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, इसकी पावर हाफ, यानी कि 4:9 अंडर रूट में, और आपका आंसर आ जाएगा 2:3। ये बात आई समझ। सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है। मैंने आपको कहा था आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। तो अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे, अगर आपको नहीं पता होगा फिर आप नहीं निकाल सकते।
अब आते हैं अपने तीसरे टाइप पर। ये आपके 5 टाइप के होते हैं, तो 5 में आपका तीसरा टाइप क्या आता है? अब तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वाले बच्चे भी समझने लगे होंगे। ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी कि घनानुपात। घन, अब की बार है घन अनुपात, यानी कि घना अनुपात। इसका क्या मतलब है? ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब घन समझ गए, घन का क्या मतलब होता है? क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे? क्यूब। तो अगर मैं फिर से वही बात A:B, भाई मैंने आपको एक ही नंबर से क्यों सिखाया? क्योंकि आप लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए कि आपको करना क्या है। अलग अलग नंबर्स आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन बैंक होगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक ही नंबर से सॉल्व करने से क्या रहता है कि बच्चों को समझ में आता है कि किस तरीके से ऑपरेशन लग रहा है। तो अगर A:B फिर से देखे, 4:9 देखे, तो अब इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे निकलेगा, घनानुपात कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए, इसको हम इसकी पावर कर देंगे 3। तो जैसे ही ये क्यूब किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 64:729। ये आ गया आपका घन अनुपात। ये बात आई समझ? सिंपल। फिर से वही बात, ट्रिप्लिकेट है, ट्री 3 के लिए स्टैंड करता है, तो आप यहां से ये आप अपना दिमाग में बिठा सकते हैं। अच्छा, अब आता है आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब आप लोगों को सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो गई है। अब आता है आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब इसमें क्या होता है भाई? डुप्लीकेट में क्या हुआ था? स्क्वायर। सब डुप्लीकेट में क्या हुआ था? हमने उसको स्क्वायर रूट कर दिया था। तो ट्रिप्लीकेट में क्या हुआ था? क्यूब। तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। तो अगर क्यूब रूट की बात करें तो अब हम इसको 4:9 से सॉल्व नहीं कर सकते। चलो कोई और क्यूब ले लेते हैं फिर। A:B अगर मैं यहां लिखूं तो क्या लिख सकती हूं? 64:125। और अब इसका आपको सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है। सब ट्रिप्लिकेट का क्या मतलब है? इसकी पावर 1/3, यानी कि 64:125 की पावर ये इस तरीके से। तो कैसे होगा ये सॉल्व? भाई 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। और 125 किसका क्यूब होता है? 125 किसका घन होता है? 5 का। तो आपका आंसर आ गया 4:5। ये बात समझ में आई? आई होप आप सभी को ये 4 टाइप्स क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाते हैं अपने आखिरी टाइप पर, यानी कि कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होती है? ध्यान से देखिएगा। भाई अगर आप, और बहुत सारी चीजें होती है रेशियो में, लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूं, मेरा काम आपको मास्टर बनाना नहीं है, मेरा काम है आपका पेपर क्लियर करवाना। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए ऐसा है कि बिल्कुल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वैसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही, मैं आपको वो करवाने की कोशिश करती हूँ, ताकि हम स्मार्ट वर्क करें, कम टाइम में ज्यादा चीजें समझ सके, सीख सके और ज्यादा नंबर ला सके। मुझे यहाँ पर कोई आर्थिक फायदा नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का फाइनेंशियली मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए मेरे ऐसा मन नहीं है कि मैं आपको ज्यादा क्लासेस दूं ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं ये कोशिश करती हूं कि मैं आपको क्वालिटी दूं। क्वालिटी का क्या मतलब है कि मैं आपको हर चीज तसल्ली से, शांति से समझाऊं, पढ़ाऊं, ताकि आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा चीजें समझ में आ सके, ना कि सिर्फ नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाती जाऊं। उसका कोई भी फायदा नहीं है, ना आपको ना मुझे। ये बात समझ में आ गई?
तो अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कंपाउंड रेशो में आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको कुछ रेशोज दे दी जाएंगी। कैसे, 5:6 और उसके बाद आ गया आपका 35:36 और 12:7 और 18:14। अब आपसे क्या कहा जाएगा कि आपको इसका कंपाउंड रेशो निकालना है। कंपाउंड रेशो का क्या मतलब है, इन सबका मल्टीप्लिकेशन, इन सबका गुणा, इन सबका गुणनफल। तो कि वो कैसे निकलेगा, आप एक चीज बताओ, क्या मैं 5:6 को 5:6 को ऐसे लिख सकती हूं? सिमिलरली 35 और 36 को मैं ऐसे लिख सकती हूं? सिमिलरली क्या मैं इसे 12 और 7 ऐसे लिख सकती हूं? और क्या मैं इसे 18 और 14 ऐसे लिख सकती हूं? अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब आप देखेंगे कुछ चीजें कट जाएंगी और कुछ चीजें रह जाएंगी, तो आपको वो सॉल्व करनी है। कैसे, 5, ठीक है, 6 से 1 कटा 2, ये आ गया 18 और ये पूरा 18 से कट गया। तो आपके पास क्या बच गया आखिर में, ध्यान से देखिएगा। जो चीजें आपकी कैंसिल हो रही हैं, जो आपकी डिवाइड हो रही हैं, उन्हें आपने कैंसिल किया, तो अब आपके पास आंसर में क्या बचा, एक ये 5, एक ये 5 और एक ये 14। तो आंसर आ गया आपका 25:14 और ये है आपका इन सबका कंपाउंड रेशियो। जो भी आपका रेशियो है उसे आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आई बात? ये बहुत ही सिंपल चीजें थी और आपसे सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ दीज रेशियोज। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा, भाई घना अनुपात बता दीजिए, वर्ग अनुपात बता दीजिए या वर्गमूल अनुपात बता दीजिए। जो भी आपसे इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पास एक रेशियो देकर, तो वो आपको पता तो हो कि सब ट्रिप्लिकेट, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट या कंपाउंड रेशियो कहते किसे है। अब आपको पता चल गया। अब आपके पेपर में इन क्वेश्चंस पे मार्क्स पक्के हैं, आप इसे कभी भूलोगे भी नहीं। इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं जिसको आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े या याद करना पड़े। क्लियर है सबको? अब आते हैं अपने प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन जो आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो बस इतना सा ही है जितना आप अब करने वाले हैं। इससे ज्यादा प्रोपोर्शन में ही कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। इसका क्या मतलब है भाई, हिंदी से कुछ कुछ क्लियर हो रहा है। सम अनुपात, सम का क्या मतलब होता है, इवन नहीं, सम का मतलब होता है सेम, कुछ समान लेवल पर। इसका क्या मतलब है, जब हम दो रेशो को इक्वेट कर देते हैं कि अगर मेरे पास ये 5:6 या इसको ऐसे लिखा जाए प्रॉपर, 5:6 जो है क्या वो इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है? तो अगर ये बराबर है, दो रेशियो अगर बराबर है, तब यहां पे ये सम अनुपात का साइन आता है और ये होता है प्रोपोर्शन का साइन, यानी कि सम अनुपात का साइन। भाई रेशियो का साइन तो आपको पता है, 2 बिंदु, लेकिन जब 4 बिंदु हो तब होता है प्रोपोर्शन का साइन। तो इसे आप और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसे आप लिख सकते हैं ऐसे। क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? कुछ भी नहीं। 5:6 को मैंने 5/6 लिख दिया, 10:12 को मैंने 10/12 लिख दिया। और इस बीच में प्रोपोर्शन का साइन का मतलब क्या था कि ये दोनों रेशियो इक्वल है, तो मैंने इन्हें इक्वल कर दिया। अब यहां से आप और क्या जान सकते हैं, यहां से आपने एक चीज देखी, 12 × 5 और 6 × 10 इक्वल है कि नहीं? इक्वल है ना? तो इसका क्या मतलब आ गया, अगर मैं इसे जर्नलाइज्ड फॉर्म में लिखूं तो जर्नलाइज्ड फॉर्म मेरी क्या कहती है,
अगर A is to B is proportional to C is to D, then AD is equal to BC. AD is equal to BC. और इसे हम क्या कहते हैं भाई, ये होते हैं एक्सट्रीम्स, यानी कि बहाए मतलब बाहर वाले। तो ये बाहर वालों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, इन मध्य वालों का, यानी कि बीच वालों का। ये बात समझ में आ गई। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स मतलब बीच वाला। ये चीज समझ में आ गई। सिंपल चीजें हैं, ये कुछ भी नहीं है, बस इसे ऐसे सजाया। पहले इसे हमने कुछ a बटा में b इज इक्वल टू c बटा में d करके सजाया, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। मतलब यदि चार कोई भी नंबर, यदि आपके पास दो रेशो सम अनुपात में है, तो उनके दोनों बाहर वालों का प्रोडक्ट गुणनफल उनके दोनों बीच वालों के बराबर होगा। और ये हमने यहां से प्रूफ भी देख लिया। ये बात समझ में आ गई। अब इसे हटा दूं, अब कुछ और चीजों पे आते हैं। ये तो मैंने आपसे कहा कि अगर ये अनुपात में हो तो, अब जो मैं लाइन बोलूंगी उसे ध्यान से समझना। अगर आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा है A, B, C and D आर इन प्रोपोर्शनल, क्या बोला है कि ये चार नंबर, इसको अगर मैं सिंपल ऐसे करके लिखूं, ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, यानी कि ए बी सी डी समानुपातिक है, तो इसका क्या मतलब है। जो मैं अभी बोल रही हूं उसे फिर से ध्यान से बहुत आराम से समझना। अगर उन्होंने इस तरीके से नंबर लिख के बोला है कि यदि ये चारों नंबर समानुपातिक है, प्रोपोर्शन में है, तो इसका क्या मतलब है कि पहले दो नंबर आखिरी दो नंबर के रेशो के इक्वल है। तो रेशो क्या, पहले दो नंबर का रेशो आखिरी दो नंबर के रेशो के बराबर है, यानी कि पहले दो नंबर आखिरी दो नंबर के रेशो के बराबर है। ये चीज समझ लीजिए। फिर से बोल रही हूं, अगर वो कुछ ऐसा देता है आपको और कहता है कि आर इन प्रोपोर्शन, तो आपसे इसका क्या मतलब है कि पहले दो आखिरी दो के प्रोपोर्शनेट है, समानुपातिक है। तो उसे आप समानुपातिक है तो ऐसे लिख सकते हैं और उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कि आपसे कहेगा फाइंड द फोर्थ, देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 6, 8, 2, 6 and 8, 2, 6 and 8 and 8 मतलब 2, 6 और 8 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है आपको। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, इसका मतलब हमें ए बी और सी दे रखा है, डी गायब है। तो अगर डी गायब है तो हम यहाँ पे डी की जगह पर एक्स लिख लूं, कुछ ऐसा लिख लूं। अब आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा तो मैंने फोर्थ की जगह पर एक्स लिख लिया। अब अगर इन्हें प्रोपोर्शन में होना है तो पहले दो और आखिरी दो का अनुपात बराबर होना पड़ेगा। तो पहले दो का अनुपात क्या है और आखिरी दो का, भाई लिखना भी ऐसे ही है, ये सी है तो सी ऊपर, डी है तो डी नीचे, तो इसका अनुपात। अब इसे सॉल्व करो तो आपके पास यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 24। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 24, 24 आ गई वैल्यू। देखिए यहां से ये कट गया, इसके बाद ये 3 यहां गया, मल्टीप्लाई हुआ, ये x यहां आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 24।
फोर्थ प्रोपोर्शन ऐसे निकलता है। लेकिन अब आपके पास दो और प्रकार के प्रोपोर्शन होते हैं, वो क्या होते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें आपको 3 नंबर दिए होते हैं, आपको पता है चौथा नंबर यहीं आकर फिट होगा। लेकिन इसमें आपको एक क्या है, अब आपको जो पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है? वो पूछा जा सकता है पहला मीन प्रोपोर्शन, यानी कि मध्य समानुपातिक, और दूसरा है थर्ड यानी कि तीसरा थर्ड प्रोपोर्शन। इसको दोनों चीजों को ध्यान से समझना है। इसमें इन दोनों में आपको सिर्फ 2 नंबर दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इनका मीन प्रोपोर्शन और इनका थर्ड प्रोपोर्शन बता दो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज कीजिए 3 और 18 का आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, आपको, तो आप एक चीज बताओ, कौन सा प्रोपोर्शन बताना है आपको? तीसरा। और ये कितने नंबर है? 2। तो x आपका कहाँ आएगा? थर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? तीसरी जगह पर, तो यहां पे आ जाएगा आपका x। अब आप कहोगे मैम आपने तो कहा था कि पहले 2 और आखिरी 2 का रेशो आना चाहिए, इसमें तो 3 ही नंबर है। अब हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहले 2 और आखिरी 2 का अनुपात समान होना चाहिए। तो पहले 2 और आखिरी 2, तो इसका क्या मतलब है? पहले 2 और आखिरी 2 का अनुपात समान होना चाहिए। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आई? ध्यान से देखो, x की वैल्यू आ गई आपके पास, ये यहां से कटेगा, कितना बचेगा? 6। जैसे ही तो ये आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 18 इंटू 6, यानी कि आपके पास आ गई 108। भाई यही वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करके देख लो। ये बच्चा 6, 18 6 108 होता है ना, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। तो यहां से आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना समझ में आया। जैसे उसने बोला 2 नंबर देगा, वो आपको कुछ भी दे सकता है, 2 और 6 दिए, और आपसे बोला इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो आप तीसरी जगह पे x को डालेंगे और फिर पहले 2 और आखिरी 2 का अनुपात निकालकर अपना आंसर ढूंढ लेंगे। ये बात समझ में आई? अब आते हैं मीन प्रोपोर्शन पे। थर्ड प्रोपोर्शन आसान था। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं फिर से वो आपको ऐसा नंबर देगा, आपको 3 और 75 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। अब ध्यान से समझना, मीन का मतलब क्या होता है? मध्य, यानी कि बीच वाला, ठीक है, यानी कि मिडल। अब आपको यहां से एक बहुत ही तगड़ा हिंट मिल गया कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब की बार हम अपने x को बीच में रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे? पहले 2 और आखिरी 2 का अनुपात निकालेंगे और उन्हें इक्वेट करेंगे, उन्हें समान कर देंगे। तो क्या होगा? 3/6 इज इक्वल टू 3/x इज इक्वल टू x/75 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x का स्क्वायर इज इक्वल टू 75 इंटू 3। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी x की वैल्यू आ गई 15। और यही आपका मीन प्रोपोर्शन है, किसका? 3 और 75 का। सॉल्व करके देखिए, आपको आंसर यही मिलेगा। आई बात समझ? मीन प्रोपोर्शन निकालना समझ में आ गया। इसके अलावा सिर्फ एक तरीके का क्वेश्चन और आता है आपके पेपर में, और वो क्या होता है? प्रोपोर्शन पे कह रही हूं, सिर्फ एक तरीके का क्वेश्चन क्या आता है कि आपको क्या कहा जाएगा
कि ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन सी संख्या है, वह संख्या ज्ञात करो जो हम, आपके पास 4 नंबर दे दिए जाएंगे, 2, 3, 4, 5, भाई कोई भी रैंडम नंबर दे देंगे, ये मैंने अपनी तरफ से रैंडम नंबर ले लिया, कोई भी, वो कोई बड़े नंबर्स भी दे सकते हैं। वो आपसे क्या कहेंगे कि ऐसा कोई संख्या ज्ञात करो जो इन सब में जोड़ी जाए, जो इन सब में जोड़ी जाए या घटाई जाए, दोनों में से एक कुछ भी, और जब वो जोड़ी जाए तो ये सारे नंबर समानुपातिक हो, यानी कि प्रोपोर्शनल हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि ये 2 + x, 3 + x, 4 + x और 5 + x कुछ इस तरीके से आ जाए, x की कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए कि ये दोनों और ये दोनों प्रोपोर्शन में आ जाए, रेशियो इक्वल हो जाए। तो इसका क्या मतलब है? 2 + x अपॉन में 3 + x इज इक्वल टू 4 + x अपॉन में 5 + x। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास अपने आप में एक अच्छी खासी क्योटिक होगी सिचुएशन, और इसको कुछ और तरीका भी नहीं है। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करो, क्योंकि जो ट्रिक्स होती है ना ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की, मुझे ऐसा लगता है कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जो ट्रिक्स होती है ये अपने आप में इतनी भयंकर सी होती है कि या तो समझ में आती है, और अगर नहीं आती ना तो बच्चा कंफ्यूज ही रह जाता है और 90% गलती ही करके आता है। तो बेस्ट है अपने दिमाग से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की आदत डालो। यहाँ आपको प्रैक्टिस करते हुए जितने मौके मिलते हैं आप उतनी बार क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा? ये 10 + 7x + x²। जब आप 2 + x और 5 + x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 5 × 2 = 10, 5 + 2 7x और x²। और यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा x² + 7x प्लस आपका ये आ जाएगा, आपका ये आएगा 12। भाई फिलहाल ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसे हम चेंज इस तरीके से कर देंगे, इसे हम कर देंगे 6। तो ये हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? x² + 6 + 3 9x और ये 18। ठीक है, यही बनेगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए। ये मैंने रैंडम अपने हिसाब से ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाया, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। मैं भी ऐसे कुछ नहीं था कि मेरे को सॉल्व करके रखा हो मैंने। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने क्या देखा कि यहाँ पे 7x से आ गया, तो हमारे पास x की वैल्यू ही नहीं बचेगी। भाई कैंसिल हो जाएगा ना 7x और 7x। तो यहाँ से जब आपने इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसे आप थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पर भी 6। तो जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आई? देखो x² और x² कट गया, ये अगर इधर जाएगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 2x, और ये अगर इधर आएगा तो आपके पास आएगी -8। तो x की वैल्यू क्या आई? -4। तो अब चाहे x यहाँ पे बेशक प्लस का दे रखा है, भाई वैल्यू माइनस में आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन में फिर -4 गिवन होगा। ये बात समझ में आई? तो यही था आपका प्रोपोर्शन का कंसेप्ट और टाइप्स ऑफ रेशियोज का कंसेप्ट। इसे ध्यान से पढ़ लेना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, आपको इसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं हर टॉपिक के बाद खुद ही बता देती हूँ आप लोगों को कि आपको कौन सी क्लास 2 बार देखनी है या कौन सी क्लास आपको सिर्फ एक ही बार शांति से देखनी है, उसके बाद आपको दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वो वाली क्लास है जब आपने एक बार देख ली तो आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे रेशियो के कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के साथ, जहां पर आप लोग अक्सर फंस जाते हैं, जिसमें मोस्टली मिक्सचर वाले क्वेश्चंस होते हैं। लेकर आएंगे आपके सामने, थोड़ा सा आपको सिखाएंगे ताकि आप लोग और अच्छे से उन क्वेश्चंस को कर सके। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।